सिनेमा परसेप्शन की दुनिया है, जहां ऑफ स्क्रीन की कहानी भी उतनी ही पावरफुल हो जाती है जितनी ऑन स्क्रीन की। हाल के सालों में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ बन गई है कि बॉलीवुड खत्म होने की कगार पर है, जबकि साउथ इंडियन सिनेमा टॉप पर है। सोशल मीडिया और डिनर टेबल की बातचीत में भी यही बात सुनाई देती है, जिससे लगता है कि एक टाइम की पावरफुल इंडस्ट्री अब अपनी पहचान खो रही है। इस नैरेटिव से लगता है कि ऑडियंस ने हिंदी फिल्मों को देखना छोड़ दिया है और उन्हें तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम सिनेमा में ज्यादा ऑथेंटिक और एंटरटेनिंग स्टोरीज मिल रही हैं। ऐसा लगता है कि बॉलीवुड का मैजिक खत्म हो गया है और वह अब वैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में नहीं बना पा रहा है जैसी पहले बनाता था। लेकिन अगर इस साल के बॉक्स ऑफिस नंबर्स को करीब से देखें तो पिक्चर कुछ और ही दिखती है। डाउनटर्न का परसेप्शन भले ही बहुत फैला हो, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने चुपचाप कलेक्शन में डोमिनेट किया है और इसका टोटल बिजनेस 2000 करोड़ के पार चला गया है। सितारे जमीन पर, छावा और सुपर बॉयज ऑफ मालेगाम जैसी बड़ी रिलीज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जिससे साबित होता है कि ऑडियंस आज भी एक अच्छी हिंदी फिल्म देखने के लिए थिएटर्स में आने को तैयार है। ये सक्सेस कुछ दूसरी बड़ी इंडस्ट्रीज के परफॉर्मेंस से बिल्कुल अलग है, जिनकी इस साल कम हिट्स रही हैं। पब्लिक परसेप्शन और कमर्शियल रियलिटी के बीच का ये गैप बहुत इंटरेस्टिंग है। इससे पता चलता है कि बॉलीवुड पर जो गुस्सा है वो सिर्फ फिल्मों की क्वालिटी को लेकर नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि यह एक गहरी इमोशनल फीलिंग से जुड़ा है, जिसकी वजह से लोग हिंदी सिनेमा की सक्सेस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। जब कोई बॉलीवुड फिल्म अच्छा करती भी है तो उसे अक्सर एक एक्सेप्शन माना जाता है, रूल नहीं। डिक्लाइन का नैरेटिव इतना पावरफुल है कि ये असली फिगर्स पर भारी पड़ जाता है, जिससे इंडस्ट्री को दो फ्रंट पर लड़ाई लड़नी पड़ रही है, एक बॉक्स ऑफिस पर और दूसरी पब्लिक ओपिनियन में। पिछले सालों के स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि यह परसेप्शन कहां से आया। 2020 के बाद बॉलीवुड के मार्केट शेयर में वाकई बड़ी गिरावट आई थी, जबकि साउथ इंडियन फिल्में, खासकर हिंदी में डब की गई फिल्में, बहुत ऊंचाई पर पहुंच गई। लेकिन हाल के नंबर्स एक पॉसिबल शिफ्ट या कम से कम स्टेबलाइजेशन दिखाते हैं। ऐसा लगता है कि ऑडियंस का बॉलीवुड के साथ रिश्ता सिर्फ रिजेक्शन का सिंपल केस नहीं है, बल्कि एक्सपेक्टेशन, डिसअपॉइंटमेंट और एक बची हुई अफेक्शन का ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डायनामिक है, जो उन्हें सही कहानी के लिए आज भी सिनेमा घरों तक खींच लाता है। बॉलीवुड के लिए चैलेंज ये है कि वह अपने परसेप्शन और अपनी डिलीवरी के बीच के इस गैप को कम करे। हर कहानी का एक टर्निंग पॉइंट होता है और बॉलीवुड की पब्लिक इमेज के लिए वो मोमेंट 14 जून 2020 को आया। सुशांत सिंह राजपूत की दुखद मौत, एक टैलेंटेड एक्टर जो एक आउटसाइडर के तौर पर देखे जाते थे, पब्लिक के गुस्से की एक अनप्रेसिडेंटेड लहर का कारण बन गई। यह घटना एक पर्सनल ट्रेजेडी से कहीं ज्यादा थी। यह हर उस चीज का सिंबल बन गई जिसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के साथ गलत माना जाता था। अचानक नेपोटिज्म, इनसाइडर ग्रुप्स और उन आर्टिस्ट्स के साथ गलत व्यवहार जो फिल्म फैमिली से नहीं थे को लेकर बातचीत मेन स्ट्रीम में फैल गई, जिसे मीडिया कवरेज और सोशल मीडिया आउटरीच ने और हवा दी। इस घटना ने नेगेटिविटी का एक ऐसा तूफान ला दिया जिसके लिए इंडस्ट्री तैयार नहीं थी। पब्लिक को लगा कि सुशांत एक ऐसे सिस्टम के शिकार थे जो टैलेंट से ज्यादा प्रिविलेज को सपोर्ट करता था, और यह भावना जल्दी ही एक पावरफुल एंटी बॉलीवुड मूवमेंट में बदल गई। पुराने इंटरव्यू और एस्टैब्लिश्ड स्टार्स के कंट्रोवर्शियल क्लिप्स फिर से सर्कुलेट होने लगे, जिससे आग में घी डालने का काम हुआ। गुस्सा सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नहीं था, इसके रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस थे। फिल्म सड़क 2 का ट्रेलर, जिसमें प्रोमिनेंट इंडस्ट्री इनसाइडर्स थे, यूट्यूब के इतिहास में सबसे ज्यादा नापसंद किए गए वीडियो में से एक बन गया, जो पब्लिक के गुस्से का एक सीधा और मेजरेबल सबूत था। बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड एक फॉर्मिडेबल फोर्स बन गया, जिसे यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने और बढ़ाया, जिन्होंने इंडस्ट्री के कथित डार्क साइड को एक्सपोज करने वाले कंटेंट बनाए। इन वीडियो को एक बहुत बड़ी रिसेप्टिव ऑडियंस मिली, जो अपने शक को कंफर्म करने वाली कहानियों के लिए हंगरी थी। क्रेडिबल जर्नलिज्म और स्पेक्युलेटिव गॉसिप के बीच की लाइन धुंधली हो गई, जिससे एक इको चैम्बर बन गया जहां बॉलीवुड के बारे में कोई भी नेगेटिव स्टोरी आसानी से मान ली जाती थी और बड़े पैमाने पर शेयर की जाती थी। इस लगातार कैंपेन ने पब्लिक के अपने स्टार्स के साथ रिश्ते को प्रभावी ढंग से बदल दिया, एडमायरेशन को सस्पिशन में और अफेक्शन को एनिमोसिटी में बदल दिया। बॉक्स ऑफिस पर इसका असर साफ दिख रहा था। इस घटना से पहले 2019 में बॉलीवुड एक हिस्टोरिक ईयर सेलिब्रेट कर रहा था, 4000 करोड़ का आंकड़ा पार कर रहा था
और ओनल इंडिया बॉक्स ऑफिस का 44% शेयर रखता था। 2021 तक वो शेयर गिरकर 27% हो गया था। पब्लिक का गुस्सा एक साफ फाइनेंशियल झटका बन गया था, क्योंकि ऑडियंस ने कथित इनसाइडर कैंप से जुड़ी फिल्मों को एक्टिवली रिजेक्ट करना शुरू कर दिया था। इस पीरियड ने एक फंडामेंटल शिफ्ट को मार्क किया, जिससे इंडस्ट्री को विश्वास के संकट का सामना करना पड़ा, जो सिर्फ एक फिल्म की सक्सेस या फेलियर से कहीं ज्यादा था। यह कैरेक्टर का संकट था। जैसे जैसे ऑडियंस बॉलीवुड से निराश होती गई, उन्होंने अपने फिल्मी मनोरंजन के लिए कहीं और देखना शुरू किया, और साउथ इंडियन सिनेमा इस खाली जगह को भरने के लिए बिल्कुल सही पोजीशन में था। यह रातों रात नहीं हुआ था। साउथ की इंडस्ट्रीज द डाउटों से अपनी कला को होनिंग। उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ में से एक मास सिनेमा पर उनकी मास्टरी थी। बड़े शानदार फिल्में जिनमें हीरो लार्जर देन लाइफ होते थे। यह एक ऐसी जॉनर थी जिसे बॉलीवुड ने 1970 के दशक में अमिताभ बच्चन के साथ शुरू किया था, लेकिन बाद में वह इससे दूर हो गया, ज्यादा अर्बन, मल्टीप्लेक्स फ्रेंडली कहानियों के फेवर में। साउथ ने हालांकि इसे कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने इसे नई जनरेशन के लिए अपग्रेड किया। KGF चैप्टर 2 और RRR जैसी फिल्में सिर्फ फिल्में नहीं थीं, वे कल्चरल इवेंट्स थे। उन्होंने एक रॉ, हाई ऑक्टेन स्पेक्टिकल ऑफर किया, जो हिंदी सिनेमा अब प्रोवाइड नहीं कर रहा था। इन फिल्मों ने बड़े पैमाने पर हीरोइज्म को सेलिब्रेट किया, जिसमें अनअपोलोजेटिक एक्शन सीक्वेंस और पावरफुल इमोशनल कोर थे, जो पैन इंडियन ऑडियंस के साथ कनेक्ट हुए। जबकि बॉलीवुड न्यूअंस्ड स्लाइस ऑफ लाइफ स्टोरीज को एक्सप्लोर कर रहा था, साउथ सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने में बिजी था। इन फिल्मों की हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में सक्सेस ने साबित किया कि मास एंटरटेनर्स के लिए एक बहुत बड़ी भूख थी, एक ऐसा मार्केट जिसे बॉलीवुड ने अनजाने में खुला छोड़ दिया था। सदर्न वेव के पीछे एक और महत्वपूर्ण फैक्टर कल्चरल रूटेडनेस का परसेप्शन था। कांतारा, बाहुबली और पुष्पा द राइज जैसी फिल्में लोकल लोक कथाओं, परंपराओं और सेंसिबिलिटीज में गहराई से बसी हुई थी। उन्होंने ऐसी कहानियां सुनाई जो ऑथेंटिकली इंडियन महसूस होती थीं, जो जमीन और उसकी संस्कृति से एक जुड़ाव दिखाती थीं, जिसे कई लोग कंटेम्पररी बॉलीवुड फिल्मों में मिस कर रहे थे। इन फिल्मों को उनकी ओरिजिनलिटी और इंडियन कहानियों को ग्लोबल स्टेज पर लाने के लिए प्रेज्ड। ऑडियंस को इन फिल्मों पर प्राइड महसूस हुआ। उन्हें बॉलीवुड के वेस्टर्न लाइफस्टाइल और रीमेक्स के कथित ऑब्सेशन की तुलना में अपने मूल्यों का एक ट्रू रिप्रेजेंटेशन लगा। विडंबना यह है कि बॉलीवुड की अपनी ऑडियंस ने इस लहर को बढ़ाने में भूमिका निभाई। बॉयकॉट बॉलीवुड मूवमेंट ने दर्दाउटों को साउथ इंडियन कंटेंट को एक्टिवली ढूंढने और प्रमोट करने के लिए प्रेरित किया। फिल्म क्रिटिक्स और यूट्यूबर्स जो हिंदी सिनेमा के आलोचक थे, उन्होंने साउथ से अंडररेटेड जेम्स की सिफारिश करना शुरू कर दिया, जिससे हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस के लिए एक नया डिस्कवरी चैनल बन गया। यह अनऑर्गेनिक वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी फिल्मों की क्वालिटी और एम्बिशन के साथ मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म बन गया। साउथ इंडियन सिनेमा का उदय सिर्फ एक खालीपन को भरना नहीं था, यह एक पावरफुल, कल्चरली रेजोनेंट और एक्साइटिंग ऑल्टरनेटिव ऑफर करना था, जिसकी ऑडियंस को बेसब्री से तलाश थी। कड़ी कंपटीशन और कॉन्फिडेंस के संकट का सामना करते हुए बॉलीवुड अब अपने फ्यूचर के लिए एक नया रास्ता बना रहा है। इंडस्ट्री को शायद यह रियलाइज हो गया है कि वह अब पुराने फॉर्मूलों पर निर्भर नहीं रह सकती और ऑडियंस का विश्वास और एडमायरेशन वापस जीतने के लिए इनोवेट करना होगा। कमबैक के लिए नया ब्लूप्रिंट एम्बिशन वाला है, जो दो अलग अलग लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैटेजी पर फोकस करता है। ग्लोबल स्टेज के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स बनाना और हार्टलैंड के लिए कल्चरली रूटेड स्टोरीज बनाना। यह दो तरफा अप्रोच अपने लॉस्ट ग्लोरी को फिर से हासिल करने के लिए बड़े और साथ ही लोकल सोचने की एक कॉन्शियस कोशिश को दर्शाती है। एक तरफ बॉलीवुड अनप्रेसिडेंटेड स्केल के प्रोजेक्ट्स के साथ इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट कर रहा है। इनमें सबसे ज्यादा बात की जाने वाली फिल्म रामायण है, जो 4000 करोड़ के भारी बजट के साथ एक एपिक की सिनेमैटिक रिटेलिंग है, जिसे हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर्स के साथ कंपटीशन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसी तरह आमिर खान और शाहरुख खान जैसे स्टार्स ग्लोबल अपील वाले प्रोजेक्ट्स से जुड़े हैं, एक सुपर हीरो फिल्म से लेकर महाभारत जैसे मैग्नम ओपस तक। आइडिया ऐसे स्पेक्टिकल्स बनाने का है जो सिर्फ पैन इंडियन नहीं बल्कि पैन वर्ल्ड हो, भारतीय पौराणिक कथाओं और स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल करके ग्लोबल ऑडियंस को अट्रैक्ट करें और बॉलीवुड को इंटरनेशनल सिनेमा में एक मेजर प्लेयर के रूप में फिर से स्थापित करें। दूसरी तरफ
टियर 2 और टियर 3 शहरों में ऑडियंस से फिर से जुड़ने की जरूरत को भी पहचाना जा रहा है। मैडक फिल्म्स जैसे प्रोडक्शन हाउस स्त्री और मुंजिया जैसी मिड बजट फिल्मों के साथ इस चार्ज को लीड कर रहे हैं, जो भारतीय लोक कथाओं पर आधारित हैं और छोटे शहरों में सेट हैं। ये फिल्में अविश्वसनीय रूप से सक्सेसफुल रही हैं, जिससे साबित होता है कि लोकल कल्चर और मिथकों में बसी कहानियों की बहुत बड़ी ऑडियंस है। यह स्ट्रैटेजी सिंगल स्क्रीन दर्दाउटों और उन दर्दाउटों को वापस जीतने के बारे में है जो इंडस्ट्री के अर्बन सेंट्रिक नैरेटिव्स से डिस्कनेक्टेड महसूस करते थे। यह जड़ों की ओर लौटना है, उन कहानियों को फिर से खोजना है जो भारत के विविध और रिच कल्चरल लैंडस्केप में निहित हैं। आखिरकार भारतीय सिनेमा का फ्यूचर बॉलीवुड और साउथ के बीच की लड़ाई में नहीं, बल्कि उनकी कलेक्टिव स्ट्रेंथ में निहित है। दोनों इंडस्ट्रीज स्टोरी टेलिंग और टेक्निकल एक्सीलेंस की सीमाओं को आगे बढ़ा रही हैं, एक दूसरे की सक्सेस और फेलियर से सीख रही हैं। सदर्न वेव ने बॉलीवुड को आत्मनिरीक्षण करने और खुद को फिर से इन्वेंट करने के लिए मजबूर किया है, जो अंततः कला के रूप के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। जैसे जैसे बॉलीवुड ग्लोबल एम्बिशन और लोकल फ्लेवर के मिश्रण के साथ अपने मोक्ष के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, और जैसे जैसे साउथ इंडियन सिनेमा अपनी प्रभावशाली दौड़ जारी रख रहा है, असली विजेता ऑडियंस है। साथ मिलकर वे दुनिया को देखने के लिए एक ज्यादा वाइब्रेंट, विविध और पावरफुल भारतीय सिनेमा को आकार दे रहे हैं।